क्या आप भी यूपीपीसीएस 2026 तैयारी कर रहे हैं और समझ नहीं आ रहा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है? क्या आपने यूपीपीसीएस 2026 के सिलेबस को अच्छे से समझा है? अगर नहीं समझा तो आपकी तैयारी गलत दिशा में जा सकती है। आज की इस वीडियो पे हम समझेंगे कि यूपीपीसीएस जीएस 1 के सिलेबस में कौन कौन से सब्जेक्ट्स को, कितने टॉपिक्स को किस फोकस के साथ पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी यूपीपीसीएस 2026 में एनरोल हो रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप 2026 यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम क्वालिफाई करके मेंस में एनरोल हों और अपने पीसीएस के अधिकारी बनने के सपने को साकार करना चाहते हैं 2026 में, तो हम आपके लिए एकदम फ्री चीज़ें लेकर आ रहे हैं। आने वाले, जैसा हमने बताया आपको कि 150 दिनों में हम अपने यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स सिलेबस को पूरा कंप्लीट करते हुए पूरी मेहनत के साथ में हम अपना एग्ज़ाम देंगे, जो कि 6 दिसंबर को है। और हम कोशिश करेंगे कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, उनको इस सीरीज़ से ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो। ठीक है, तो जैसे हमने पिछले 2 दिन में मेहनत करके आपको सिलेबस और यूपीपीसीएस एग्ज़ाम के इंट्रोडक्शन बारे में बताया है, तो आज का जो इंट्रोडक्शन होगा वो है आपका डे 3। आज हमारा डे 3 है और आज के दिन हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे यूपीपीसीएस के जीएस 1 के सिलेबस के बारे में। ठीक है, जैसा हमने पिछली वीडियोस में आपको बताया था कि जो सबसे पहली चीज़ आपको अपनी यूपीपीसीएस तैयारी में करनी है वो आपको यूपीपीसीएस की नोटिफिकेशन में से अपने सिलेबस की पीडीएफ कॉपी डाउनलोड करके हमेशा अपने पास रखनी है। और ये तब तक कॉपी अपने पास आप रखोगे जब तक कि आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाएगा यूपीपीसीएस में, तब तक इस सिलेबस को आपको हमेशा अपने साथ रखना है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का जो टॉपिक है वो है जीएस 1 का सिलेबस। ठीक है, तो जैसा आप सभी देखेंगे जब इस पीडीएफ कॉपी को नोट करेंगे तो इसमें यूपीपीसीएस प्री का जीएस 1 का जो सिलेबस है इसमें लिखा हुआ है प्रश्न पत्र 1, परिशिष्ट 3 में दिया है। ये पेज नंबर 8 में दिया है। जब आप यूपीपीसीएस का ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे उसमें आपको पेज नंबर 8 पे जाना है और परिशिष्ट 3 यानी टेबल 3 को आपको देखना है, जिसमें आपके जीएस 1 का सिलेबस पूरा दिया हुआ है। ठीक है, पहली चीज़ तो आपको ये करनी है। ठीक है, अगर नहीं है तो मेरे साथ साथ आपको क्या करना है, उसकी ऑफिशियल कॉपी अपने पास रखनी है। चाहे प्रिंट आउट निकाल लें या आप अपने लैपटॉप या मोबाइल जिसमें भी देख रहे हो, तो आपको चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। ठीक है, तो बिफोर स्टार्टिंग दिस क्लास आपको क्या करना है, आपको इसका प्रिंट आउट या सॉफ्ट कॉपी अपने पास रखनी है ताकि हम आगे चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ पाएँ। क्योंकि मैंने आपको जो कंसेप्ट बताया है कि मैं हमेशा आपके सिलेबस को स्टिक करके ही और इसको एक मानक स्टैंडर्ड चीज़ मानते हुए मैं इसको फॉलो करूँगा और इसी के अकॉर्डिंग आपको गाइड करूँगा। ठीक है, ओके, तो मैं ये मान लेता हूँ कि ये पीडीएफ कॉपी आपके पास आ गई होगी या आप अपने सॉफ्ट कॉपी में अपने साथ इसको कैरी किए हुए हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम बढ़ते हैं अपने सिलेबस की तरफ। ठीक है, तो जैसा इसमें परिशिष्ट 3 में दिया हुआ है कि हमारा जो सिलेबस है, ठीक है, वो कुल मिला के 1, 2, 3, 4 लगभग 7 भागों में इन्होंने डिवाइड किया हुआ है। कितने भागों में डिवाइड किया हुआ है? ओके, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है जीएस 1 का सिलेबस। ठीक है, जीएस 1 का सिलेबस को देखिए, अगर आपको किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करना है, आप जब बचपन में होते हैं, आप हाई स्कूल इंटर में होते हैं, आप नीट की तैयारी करते हैं, आप आईआईटी जेईई की तैयारी करते हैं, तो हर एक एग्जामिनिंग बॉडी जो होती है, चाहे वो आईआईटी वाले हों, चाहे नीट वाले हों, चाहे वो लोक सेवा आयोग हो, चाहे वो यूपीएससी हो, ठीक है, सारे के सारे जितने पब्लिक सर्विस कमीशन है सबको एक सिलेबस देना होता है और वो देते हैं। उसी सिलेबस को फॉलो करते हुए आपको अपनी तैयारी को ढालना होता है। ठीक है, तो जैसा कि आपकी पीडीएफ कॉपी में लोक सेवा आयोग ने सिलेबस दिया हुआ है, आज उस सिलेबस को हम डिकोड करेंगे। ठीक है, उस सिलेबस में क्या है,
कैसे पढ़ना है। बहुत से लोग क्या करते हैं, हमारे जितने भी न्यूली एस्पिरेंट हैं, जो पुराने हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो न्यूली एस्पिरेंट है वो क्या सोचते हैं कि सिलेबस की पीडीएफ कॉपी क्या रखनी है, हमको हिस्ट्री पढ़नी है, हमको ज्योग्राफी पढ़नी है, हमको पॉलिटी पढ़नी है, हमको इकोनॉमी पढ़नी है, साइंस पढ़नी, बस सिंपल। लेकिन आज मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर आप यूपी पीसीएस की सिलेबस की कॉपी को, जीएस 1 के सिलेबस को देखेंगे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक एक दो दो लाइन दी हुई है। उस एक एक दो दो लाइन में पूरे सिलेबस के 500 पेजेस सिलेबस का सार घुसा हुआ है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ देखनी है कि यूपी पीसीएस जो सिलेबस है, जैसे प्री के सिलेबस में एक लाइन दी हुई है हिस्ट्री के बारे में कि भारत के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये एक लाइन दी हुई है। और फिर उसके नीचे जो उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है वो बोला गया है कि भारत का इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन इतिहास के अंतर्गत भारतीय इतिहास के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पक्षों की व्यापक जानकारी पर विशेष ध्यान देना होगा। क्या बोला है? भारतीय इतिहास की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पक्षों की व्यापक जानकारी पर विशेष ध्यान देना होगा। फिर अगली लाइन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर अभ्यर्थियों से स्वतंत्रता आंदोलन की प्रकृति तथा विशेषता, राष्ट्रवाद का अभ्युदय, ठीक है, राष्ट्रवाद का अभ्युदय तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के बारे में सामान्य जानकारी अपेक्षित है। ठीक है, सिर्फ 4 लाइन का हिस्ट्री का सिलेबस दिया हुआ है। इस सिलेबस में जब आप सिलेबस उठा के देखोगे सिर्फ 4 लाइन का। अब आप इमेजिन करो, ठीक है, कि ये जो 4 लाइन है ये 400 पेज में कन्वर्ट होती है। जब आप घटना चक्र उठाते हो, जब आप एनसीईआरटी की किताबें उठाते हो, तब भी लोगों को कंप्लीट नहीं होता है सिलेबस हिस्ट्री का। वैसे ज्योग्राफी का भी है। ज्योग्राफी में क्या लिखा है इन्होंने? ज्योग्राफी में जो लिखा है, भारत एवं विश्व का भूगोल। ठीक है, अब इसमें इन्होंने बोला है भारत एवं विश्व का भौतिक, सामाजिक, आर्थिक भूगोल। विश्व भूगोल में विषय की केवल सामान्य जानकारी की परख होगी। भारत का भूगोल के अंतर्गत देश के भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल से संबंधित प्रश्न होंगे। तो भाई सामाजिक, आर्थिक भूगोल कह रहे हैं और भौतिक भूगोल कह रहे हैं। 2 लाइनों में उन्होंने लिख दिया। अब आप कहते हो साहब 2 लाइन में कोई दिक्कत नहीं है, हम तो 2 लाइन में दिया हुआ है तो 15-20 पेजेस में कंप्लीट हो जाएगा। और इसके लिए 400-500 पेजेस लग जाते हैं, 200-250 पेजेस लग जाते हैं। तो आपको कितनी किताबें पढ़नी है? सब्जेक्ट एक है हिस्ट्री, आपको 8 से लेके 12 तक की एनसीईआरटी पढ़नी है, आपको पूरी घटना चक्र पढ़नी है, आपको स्टैंडर्ड बुक हो सकता है स्पेक्ट्रम पढ़नी पड़े। ठीक है, उसी तरीके से ज्योग्राफी में आपको 2 लाइन का इन्होंने प्री का सिलेबस तो दे दिया, ठीक है, लेकिन आपको एनसीईआरटी 6 to 12 पढ़नी है, लगभग 12 किताबें। उसके बाद आपको जीसी लियोंग वगैरह पढ़नी है, घटना चक्र पढ़नी है। ठीक है, तो इतना 2 लाइन का सिलेबस देने के बाद फिर आपको अगर 12-12, 10-10 किताबें पढ़नी पड़ रही हैं, तो इसका मतलब है कि कुछ चीज़ है जो हमसे डिकोड नहीं हो रही है। ठीक है, तो हम अपनी क्लास में आपको बताएंगे कि आपको कैसे इस सिलेबस को अंडरस्टैंड करना है और कैसे बिना भटकाव के, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जामिनेशन में होती है वो होता है भटकाव से बचना। बस हमारा इसका मकसद ही यही है कि स्टूडेंट्स को, एस्पिरेंट्स को जो 2026 के प्रीलिम्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं उनको भटकाव से बचाना। आपको जैसे बताया जाता है कि एनसीईआरटी पढ़ लो पहले 6 से 12 तक की, उसके बाद फिर जीसी लियोंग और ये दुनियादारी माजिद हुसैन पढ़ लो, आप ये किताब वो किताब ये किताब भटकते रहते हो। ठीक है, तो इसका मेन मकसद ही यही है कि आपको सही तरीके से गाइडेंस देना, मेंटरशिप देना, आपकी तैयारी को परिपक्व करना, भटकाव से बचाना। ठीक है, तो इसी से संबंधित आज हम अपना डे 3 की क्लास लेके आए कि जीवन GS1 के सिलेबस को आपको कैसे अंडरस्टैंड करना, कैसे समझना है। जब मैं ये क्लास शुरू करने जा रहा हूँ तो मैं ये आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपने एक अपनी कॉपी बना ली होगी GS की, जिससे आप आने वाले 5 सालों में, 10 सालों में, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है, आप इस सिलेबस की डिकोड कॉपी जो आज आप करेंगे उसको हमेशा अपने साथ रखेंगे। ठीक है, तो आपको पेन और कॉपी अपनी उठा लेनी GS की और हमारे साथ इस सिलेबस को समझना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हमारा जो सिलेबस है GS1 का, जैसे मैंने आपको बताया कि जब आप PDF कॉपी उठाएंगे परिशिष्ट 3 की, तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो करंट अफेयर्स दिया हुआ है, फिर हिस्ट्री दी हुई है, फिर ज्योग्राफी दी है, फिर पॉलिटी दी है, फिर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट दिया हुआ है, फिर इन्वायरमेंट और फिर जनरल साइंस दिया हुआ है। ठीक है, तो कुल मिला के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 भागों में यूपी PCS GS1 के सिलेबस को कवर किया है लोक सेवा आयोग ने। ठीक है, तो इन्हीं 7 भागों की आज हम डिकोडिंग करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि
वास्तविकता क्या है इस GS1 के सिलेबस की। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहले हाँ हम उठाते हैं करंट अफेयर। जो पहली लाइन दी हुई है वो दिया हुआ है इसमें कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं। ठीक है, तो इसमें जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है इसका वो ये दिया हुआ है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाओं पर अभ्यर्थी को जानकारी रखनी होगी। यानी कि सिर्फ एक लाइन लिखी है। ठीक है, हमारा जो पहला टॉपिक है सिलेबस का वो है करंट अफेयर्स। क्या टॉपिक है साहब? करंट अफेयर्स। ठीक है, अब इस करंट अफेयर्स में क्या है कि ठीक है, तो इस करंट अफेयर में जो आप PDF कॉपी में देखोगे तो पहला पॉइंट दिया हुआ है कि राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर की समसामयिक घटनाओं की आपको जानकारी रखनी। बस आपने एक लाइन लिख दी और काम हो गया। अब हकीकत ये है, अगर आप डाटा उठा के देखेंगे, ठीक है, तो करंट अफेयर से लगभग हर साल कम से कम 25 से 30 से 35 क्वेश्चन आते हैं। मतलब मिनिमम 25 आना ही आना है और मैक्सिमम 35, यहाँ तक कि 40 भी जा सकता है। अब आप इमेजिन कर सकते हो कि करंट अफेयर का सेक्शन कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। लोक सेवा आयोग ने सिर्फ एक लाइन लिखी है कि राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर की समसामयिक घटनाओं की आपको जानकारी रखनी है। अब आप कहोगे कि क्या पढ़ना है, राष्ट्रीय घटनाएं हम नेशनल करंट अफेयर पढ़ेंगे, इंटरनेशनल करंट क्या पढ़ेंगे? तो बस इसी चीज़ की नॉलेज देने के लिए आज हम ये क्लास लेके आए कि आपको समझ में आए कि एक्चुअल में करंट अफेयर पढ़ना क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला एनालिसिस हमारा करंट अफेयर्स का है। ठीक है, तो जब आप इसके PYQ का एनालिसिस करेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि PYQs में कितने करंट अफेयर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप जब देखोगे PYQ, ठीक है, तो 2025 में कितने क्वेश्चन है, फिर 2024 में कितने क्वेश्चन है, फिर 2023 में कितने क्वेश्चन है, ठीक है, फिर 2022 में, 2021 में, 22 में और 2021 में कितने क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछे गए। तो इसका डाटा हमने जो निकाला है वो ये है कि 2025 में लगभग 20 क्वेश्चन के आसपास 20 क्वेश्चंस आए थे करंट अफेयर से। 2024 में लगभग 20 क्वेश्चंस के आसपास, ठीक है। 2022 में लगभग 19 क्वेश्चन के आसपास, ठीक है। 2021 में 21 क्वेश्चंस के आसपास और 2021 में 24 क्वेश्चन के आसपास। तो लोक सेवा आयोग ने क्या किया है कि इसमें वो क्वेश्चन एनरोल नहीं है जो इकोनॉमी वगैरह बजट से पूछे जाते हैं, ठीक है। बजट वगैरह से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हमने करंट अफेयर में एनरोल नहीं किया। कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि नहीं साहब बजट के भी क्वेश्चन वो है करंट अफेयर के, लेकिन ठीक है उनको हमने इकोनॉमी पार्ट में रखा, ना ही करंट अफेयर पार्ट में। करंट अफेयर पार्ट में हम मोस्टली जो सिलेबस ने बोला है कि राष्ट्रीय घटनाओं व अंतर्राष्ट्रीय स्तर की घटनाओं पे जो कोर चीज है हम वही लेके चलेंगे। अगर हम ऐसे इन चीजों को इन्वॉल्व कर लें कि इकोनॉमिक के पार्ट को भी करंट अफेयर इन्वॉल्व कर लेंगे तो हम कंफ्यूजन क्रिएट होगा, ठीक है। तो हमने अगर आप इकोनॉमी के पार्ट के भी करंट अफेयर को इन्वॉल्व कर दें तो ये जो क्वेश्चन जाता है वो 30 से 35 क्वेश्चन जैसे मैंने बताया आपको वहां तक चला जाता है, ठीक है। तो हमने अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ये डिकोड किया है कि जो PYQ है, ठीक है, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स को देखने के अकॉर्डिंग हमने निकाला निष्कर्ष वो ये है कि 2024 में 20 क्वेश्चन, 2024 में 20 क्वेश्चन, 2023 में 19 क्वेश्चन, 2022 में 21 क्वेश्चन, 2024 में 24 क्वेश्चन। तो आप देख सकते हो कि 20 क्वेश्चन से 25 क्वेश्चन के आसपास करंट अफेयर में पूछे जाते हैं। अभी ये आंकड़ा 2020 के आसपास लगभग 25-30 से 35 क्वेश्चन के आसपास था। हाल ही में गिरावट देखी गई क्योंकि बहुत से लोग घटना चक्र की जो वार्षिक आती है एग्जाम से 1 महीना पहले वो पढ़ के जाते थे। तो लोक सेवा आयोग भी खुद को बहुत ट्रिप करता है, बहुत चेंज करता है, ठीक है। तो कभी वो किसी चीज का वेटेज बढ़ाता है, कभी करंट अफेयर्स कम कर देता है, ठीक है। लेकिन मोटा मोटा कभी भी इतना कम नहीं करेगा कि आपके 20 या 19 क्वेश्चन से कम वो दे, इतना पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपके 7 सेक्शन है। ये चीज आपको ध्यान देने वाली बात है कि इस सिलेबस में आपके 7 सेक्शन हैं, जैसा हम अभी डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। 7 सेक्शंस को मिला के उसको टोटल कितने क्वेश्चन बनाने हैं? 150 क्वेश्चन बनाने हैं,
साहब कितने क्वेश्चन बनाने हैं? 150 क्वेश्चन बनाने हैं। तो एवरेज जो निकल के आ रहा है क्वेश्चंस का, वो लगभग 20 क्वेश्चन पर सेक्शन निकल के आ रहा है। तो ये तो होता ही है, ठीक है, कि आपको पर सेक्शन लगभग 20 क्वेश्चन तो मिलेंगे ही मिलेंगे, चाहे हिस्ट्री क्यों। थोड़ा बहुत कभी कभार लोग क्या करता है कि पॉलिटी में कम कर दिया, इकोनॉमी में कम कर दिया, या एनवायरमेंट से कम कर दिया, ठीक है। तो इन 7 सेक्शन को मिला के, ठीक है, उसे ये 150 क्वेश्चन GS1 का पेपर बनाना होता है। ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है। जब मैं ये बात कह रहा हूं तो मैं ये बात कह रहा हूं पिछले 6 साल के एक्सपीरियंस की, ठीक है। तो किसी बात को कृपया करके हल्के में ना लें। आपको बस चीजों को समझना है। एक बार आपने सिलेबस समझ लिया ना और उसके अकॉर्डिंग तैयारी स्टार्ट कर दी, या आप तैयारी कर रहे हो, तो आपको एग्जाम क्रैक करने से, ठीक है, मैं मान सकता हूं कि इस बार ना हो, या ये भी हो सकता है कि अगले साल भी ना हो, लेकिन नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर 2028 में आपका सिलेबस जब कंप्लीट हुआ ना, आप पूरे शिद्दत के साथ लगे रहेंगे, तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपका पीसीएस का एग्जाम क्रैक होके रहेगा। ये कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। तो वो चीज फर्जी चीज है जो कोई कहता है कि नहीं, आप अगर जस्ट आपने तैयारी स्टार्ट की है अभी, ठीक है, और आपसे कह रही है कि नहीं आप 5 महीने सिलेबस कंप्लीट कर लोगे, आप 4 महीने सिलेबस कंप्लीट कर लोगे, ठीक है, तो ये इम्पॉसिबल है, वो सरासर झूठ है, ठीक है। आप अपने खुद दिमाग से लगाओ कि अगर आप क्लास 10th का एग्जाम देने जाते हो तो आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ने के लिए आपको पूरे 12 महीने चाहिए, तब जाके अपने बोर्ड का एग्जाम देते हो, ठीक है। तो यूपी पीसीएस जैसे इतने वास्ट एग्जाम को, इतने डायनामिक एग्जाम को कोई कैसे बोल सकता है कि 6 महीने के अंदर वो पूरा आपका सिलेबस 0 से लेकर 100 तक कंप्लीट करा देगा? हाँ, ये पॉसिबल उन लोगों के लिए है जिन्होंने प्रिपरेशन अपनी ऑलरेडी 1 से 2 साल करके रखी हुई है। बहुत ईमानदारी के साथ मैं आपको बता रहा हूँ कि ये उनके लिए पॉसिबल है कि जिन्होंने अपनी 1 साल 1.5 साल प्रिपरेशन के दिए हुए हैं और उनको सिर्फ सरासर ओवरव्यू लेके अपने रिवीजन को रिवाइज करना है, बहुत बेसिक से। उन लोगों के लिए तैयारी 3, 4, 5 महीने में पॉसिबल है, ठीक है। जैसे मेरे लिए मेरे नोट्स सब तैयार हैं, मुझे कुछ नहीं करना है, मेरा प्रीलिम्स 2 बार क्रैक हो चुका है, ठीक है, मेंस क्रैक हो चुका है 1 बार, तो मेरे लिए वो चीज़ आसान है। मैं मुझसे कोई कह दे कि नहीं 2 महीने में, मैं 4 महीने मुझे बुक्स रिवाइज करनी है, मुझे अपने नोट्स रिवाइज करने हैं, मुझे एग्जाम देने जाना है, मुझे सारे कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है। तो मेरे लिए पॉसिबल है कि मैं 3 महीने में प्रिपरेशन करके उसको एग्जाम दे दूं। बट किसी न्यू कमर के लिए जो फर्स्ट टाइम एनरोल हो रहा है, एकदम 0 से स्टार्ट कर रहा है, उसके लिए 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 9 महीने में इसके सिलेबस को, यूपी पीसीएस के सिलेबस कवर करना इम्पॉसिबल है। ये बात मैं ऑन ग्राउंड ताल ठोक के कह रहा हूं, ठीक है। तो आपको किसी भी वहम में नहीं रहना है कि नहीं 6 महीने में 0 से स्टार्ट करूं, मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। हाँ, अगर आपने लगभग अपने नोट्स बनाए हुए हैं, ठीक है, और आपने अपना सिलेबस को कवर किया हुआ है, तो 3 महीने के अंदर आपका हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। अगर आप 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो मुझे 1 साल चाहिए, ठीक है, मुझे 1 साल चाहिए आपके पूरे सिलेबस कंप्लीट कराने के लिए, और मैं कराऊंगा। लेकिन फिलहाल मेरा जो टारगेट है वो है 6 दिसंबर, वो है 6 दिसंबर 2026, ठीक है, मेरा टारगेट ये है, ठीक है। तो मुझे 6 दिसंबर 2026 के अकॉर्डिंग जो बेस्ट होगा, चाहे आप न्यूली कमर हैं, चाहे आप 2 साल आपको हो गए, 2 अटेम्प्ट दे दिए, 3 अटेम्प्ट दे दिए हैं, ठीक है, मैं इसके अकॉर्डिंग ही भी कराऊंगा। 6 दिसंबर के बाद मैं आपसे बात करूंगा, ठीक है, कि आपको अब आगे कैसे प्रोसीड करना है मेंस वालों के लिए, और जिनका नहीं हुआ है, जिनको लग रहा है नहीं हो पाया है, उनके लिए, ठीक है। फिलहाल हमारा टारगेट यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम है, उसको क्रैक करना कैसे भी संभव हो। मेरे लिए मैटर नहीं करता आप फर्स्ट टाइमर हैं, मेरे लिए मैटर नहीं करता आप सेकंड टाइमर हैं, सेकंड अटेम्प्ट दे रहे हैं, थर्ड अटेम्प्ट दे रहे हैं। मेरा काम है अपने फुल पोटेंशियल के साथ में आपको इस एग्जाम के करीब लेके जाना जितना हो सके, ठीक है। तो इन्हीं आने वाले 4-5 महीनों में हम अपनी पूरी ताकत झोंकेंगे, ठीक है। तो जैसा मैंने बताया कि करंट अफेयर जो है पीवाईक्यू के हिसाब से 2025 20 क्वेश्चन, तो लगभग एवरेज मान के चले तो 20 क्वेश्चन के आसपास लोक सेवा आयोग करंट अफेयर से रखता है अपने फर्स्ट सेक्शन से, ठीक है। अब आपको देखने की जरूरत यह है कि इसमें पढ़ना क्या है और सोर्स क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन आए कैसे हैं। आपने पीवाईक्यू देख लिया कि 20 क्वेश्चन आए हैं, तो आपको यह देखना पड़ेगा कि मुझे पढ़ना कहाँ से है और उसमें से क्या पढ़ना है।
जैसे फॉर एग्जांपल आपको छोटी सी एक बात बताता हूँ कि मोस्टली लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर जो कैंडिडेट होते हैं वो करते हैं कि एग्ज़ाम के पहले समसामयिक घटना चक्र की एक कंपाइलेशन आता है, एनुअल कंपाइलेशन होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है। उसको लेके उसके राष्ट्रीय प्रकरण, अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण, उसके सूचकांक, उसकी रिपोर्ट्स, ये सारी चीज़ें रटते हैं। ठीक है, एक तो तरीका वो है, मैं नहीं कह रहा हूँ वो तरीका गलत है, ठीक है, हमने भी वैसे ही किया है। लेकिन जो ज़्यादा अच्छा तरीका है मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, वो ये है कि आपको मंथली एक मैगजीन, चाहे प्रतियोगिता दर्पण, आपने जो आपको सूट करे, ठीक है, उसके एमसीक्यू जो है, जो संक्षिप्तियाँ हैं, उसको आप तैयार करें। अच्छा, कुछ लोग होते हैं कि जो डेली बेसिस पे भी तैयार करते करंट अफेयर, वो मुझे लग रहा है ज़्यादा टायरिंग है। आप पढ़ सकते हो, लेकिन अगर आपके पास अभी हाल में उतना समय नहीं है, क्योंकि आपको बाकी विषयों को टाइम देना है, ठीक है, तो बेटर तरीका ये है कि आप मंथली कंपाइलेशन ले लें, पीडी या घटना चक्र का, जिसका भी आप चाहें, आप उसको रिवाइज करें। और लास्ट में जो एक कंपाइलेशन आती है ईयर की, जो घटना चक्र की होती है, या घटना सार की, या स्पीडी, जो भी आपको सुटेबल लगे, ठीक है, वो आप लेके आप उसको महीने, 1.5 महीने, जितना भी समय बाकी हो, उसको आप बेटर तरीके से रिवाइज करें। वो बेस्ट स्ट्रेटजी होती है। ठीक है, अब हम आते हैं कि हमें अपने करंट अफेयर के सेक्शन में पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है। ठीक है, आपको पढ़ना क्या है, सवाल उठता है कि हमें पढ़ना क्या है और सोर्स क्या होंगे। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम इसके सिलेबस को डिकोड करें, ठीक है, अगर हम करंट अफेयर सिलेबस को देखें तो उसमें आपको क्या क्या नजर आता है। ठीक है, और ये हम पीवाईक्यू आधार पे भी बात करेंगे। पहली जो चीज दी हुई है सिलेबस में, वो ये दी हुई है कि आपको राष्ट्रीय परिदृश्य है। ठीक है, सबसे पहले राष्ट्रीय परिदृश्य, ठीक है। जब मैंने तैयारी की है, जब मैं तैयारी करता हूँ, तो मैं मोस्टली घटना चक्र को प्रेफर करता हूँ, क्योंकि उसका क्या है कि उसमें हर चीज़ इंटीग्रेटेड दी होती है और मुझे वो कंफर्टेबल फील करता है। हो सकता है आपको किसी को घटना चक्र अच्छी ना लगे, या किसी को घटना सार, वो आपका है। मेन चीज़ है आपको टॉपिक पकड़ना है। आप चाहे घटना चक्र से पढ़ो, चाहे प्रतियोगिता दर्पण से पढ़ो, चाहे घटना सार से पढ़ो, वो आपके ऊपर है। ठीक है, आपको टॉपिक वाइज चीज़ों को देखना है। ठीक है, राष्ट्रीय परिदृश्य हो गया, उसके बाद अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य हो गया, अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य, ठीक है। उसके बाद जो आता है आपका आर्थिकी। ठीक है, जैसे मैंने बताया, अगर आप आर्थिकी को इनरोल कर लेते हैं, इकोनॉमी वाली चीज़ों को, तो वो आपके क्वेश्चन लगभग 10 बढ़ जाते हैं। तो ये 20 के बजाय 30 से 35 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, वो भी करंट अफेयर में आपको आ जाता है, इसलिए मैंने इनरोल कर लिया है। उसके बाद आता है आपका गवर्नमेंट स्कीम्स। ठीक है, जो आपकी योजनाएं होती हैं, ठीक है, सरकारी योजनाएं, योजनाएं आ जाती हैं। ठीक है, फिर आपका आता है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट, मैं कहूँगा सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है, वो होती है आपकी संक्षिप्तियाँ, जो कि आपके घटना चक्र में लास्ट में दी हुई होती हैं। अब इन संक्षिप्तियों में क्या आता है, ठीक है, और एक आपका हो गया खेलकूद एवं पुरस्कार। एवं पुरस्कार। ठीक है, तो ये चीजें राष्ट्रीय परिदृश्य, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, आर्थिकी, योजनाएं, साइंस टेक्नोलॉजी, संस्कृतियां और खेलकूद, कुल मिला के 4 और 3 7 सेक्शन में आपका करंट अफेयर कंप्लीट होता है। ठीक है, अब इसमें क्या पढ़ना है। जैसे राष्ट्रीय परिदृश्य है, राष्ट्रीय परिदृश्य में बहुत सारी चीजें होती हैं, पुल्स बनते हैं, योजनाएं आती हैं, दुनियादारी, बहुत सारी चीजें आती हैं। लेकिन आपको जब
आप अपने करंट अफेयर की मैगजीन उठाएं, ठीक है, तो उसमें जो आपको फोकस करना है वो योजनाओं के ऊपर, जो कार्यक्रम चल रहे हैं या जो नीतियां बनाई जा रही हैं, किस पे फोकस करना है? योजनाओं के ऊपर, योजनाएं या कार्यक्रम, ठीक है, और प्लस जो नीतियां बन रही हैं, सरकारी नीतियां, जैसे शिक्षा नीति बनी, ठीक है, जैसे इथेनॉल नीति बनी, ठीक है, जैसे आपका बायोफ्यूल नीति बनती है, ठीक है, जैसे कोई पर्यावरण नीति बनती है, तो इस तरीके की जो होती है वो राष्ट्रीय परिदृश्य में आती हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों में आपको एक चीज़ थोड़ी और ध्यान रखनी है, अगर यूपी स्पेशल्स कोई ऐसी नीति आई है तो उसको थोड़ा फोकस में लेना है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में आपको क्या पढ़ना है? अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में आपको पढ़नी है 3 चीजें। पहला है व्यक्तित्व, पहला आपको पढ़ना है व्यक्तित्व, ठीक है, यानी कि नियुक्ति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी की हुई हो, ठीक है। दूसरा इसमें आपको जो पढ़ना है वो है कोई सम्मेलन, ठीक है, सम्मेलन, ठीक है। सम्मेलन क्या होता है? सम्मेलन जैसे हो गया आपका ब्रिक्स सम्मेलन हो रहा है, एससीओ सम्मेलन हो रहा है, ठीक है, शार्क सम्मेलन हो रहा है, ठीक है। इस तरह के सम्मेलन और संगठनों के जो प्रकरण होते हैं कि सम्मेलन कहाँ हुआ, उसकी थीम्स क्या थी, ठीक है, और फला ऑर्गेनाइजेशन की नियुक्ति किसने की, या फिर जैसे फला देश का कौन नेता बना, इस तरीके से मैचिंग वाले सवाल करंट अफेयर्स में बहुत रखता है लोक सेवा आयोग, ठीक है। वो आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा कि टोंगो के राष्ट्रपति कौन बनी, या पहली महिला कोई बनी हो, ठीक है, किसी देश की राष्ट्राध्यक्ष बनी हो या प्रधानमंत्री बनी हो, ठीक है, कोई हाल ही में नियुक्त प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति रहा हो, किसी संगठन का नियुक्ति रही गई हो। तो इस तरीके से ये नियुक्ति जो व्यक्तित्व होता है वो बहुत पूछता है, और सम्मेलन मतलब पूछता ही पूछता है। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन तो एक रखेगा रखेगा, चाहे वो राष्ट्रीय लेवल का हो या अंतर्राष्ट्रीय लेवल का हो, चाहे एशिया लेवल का हो। जैसे एशिया लेवल का आपका हो गया शार्क हो गया, ठीक है, बिम्स्टेक हो गया, उसकी थीम्स पूछ देगा स्टेटमेंट में कि कौन सी डेट दी हुई थी, कौन सी डेट में हुआ, या पूछ देगा कि कहाँ पे हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन ये अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में फ्रेम करता है, ठीक है। अब आते हैं आर्थिकी ऊपर, जो आपका इकोनॉमी के पार्ट का भी पार्ट है। तो आर्थिकी में जो आपको पूछता है बजट, इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है, रिपोर्ट और सूचकांक। बजट पूछता है, ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे पूछता है, और सूचकांक और रिपोर्टें पूछता है। रिपोर्ट और सूचकांक यानी इंडेक्स, ठीक है। ये 4 चीजें आपके आर्थिकी में आती हैं, ठीक है। अब बात आती है गवर्नमेंट स्कीम्स की, ठीक है। तो गवर्नमेंट स्कीम्स में क्या रखता है आपको पता होगा, जितनी भी स्कीम्स हैं, जब मैं स्कीम्स की बात कर रहा हूं तो स्कीम्स जो करंट में हूँ, पिछले 5 साल में आई हूँ या पिछले 10 साल में आई हूँ, सारी स्कीम्स को मिला के आपको वो पूछता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। जब स्कीम्स पूछता है तो मेरा जो कंसेप्ट है वो आप पिछले, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा ही जब आप पढ़ेंगे, तो मेरा जो कंसेप्ट है कि आप पिछले 1970 से लेके और लगभग 2025 तक की जो इसकी मेजर स्कीम्स हैं, जो पीवाईक्यू की स्कीम्स आई हैं, वो आप नोट डाउन कर लें। प्लस जो पिछले 5 साल के बजटों में जो मेन स्कीम्स लॉन्च की हैं उनको आप उनकी क्रोनोलॉजी देख लीजिए, ठीक है। तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो हाल के बजटों में, जो पिछले 5 साल के बजटों में जो मेन स्कीम्स लॉन्च की गई हों, या फिर जो पिछले 10 सालों की या 15 साल की जो मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद लॉन्च की गई हैं, ठीक है। जैसे जल जीवन मिशन हो गया, बहुत पूछता है। शहरी अटल मिशन हो गया, ठीक है। और आपका जैसे फॉर एग्जांपल हो गया अन्न योजना हो गई, ठीक है, मिड डे मील योजना हो गई, ठीक है, शिक्षा से जुड़ी हुई, नई शिक्षा नीति कब लागू हुई, ठीक है, खाद्य सुरक्षा जो योजना है। तो इस तरीके जो जमीन से जुड़ी योजना है उनको बहुत पूछता है, ठीक है। तो वो योजनाएं आपको बहुत ध्यान से पढ़नी है, ठीक है, योजना वाले पोर्शन में। अब आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आप अगर देखें पीवाईक्यू 2025 के 2024 के, तो इस पोर्शन में जो है मोस्टली आपको पीके बायोटेक, ठीक है, मैं आपको मेंशन कर दूं, ये जो है ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है। एक इसका पार्ट होता है बायोटेक का, ठीक है, एक होता है स्पेस टेक्नोलॉजी का,
और एक जो होता है जब आप करंट अफेयर पढ़ेंगे वो होता है आपका डिफेंस का। ठीक है, तो बायोटेक में जैसे किसी कोई जैविक टीका पूछ लिया, R21 मैट्रिक्स 2024 में पूछा था कि R21 मैट्रिक्स का विकास किसने किया। ठीक है, तो आप घटना चक्र में देखें तो आप देखें, आपको जब साइंस टेक्नोलॉजी का देखना है करंट अफेयर, जब आप देख रहे हो किसी मैगजीन में देख रहे हो, तो आप ये देखिए कि बायोटेक से जुड़े हुए क्या पूछे, टीके कौन कौन से हैं। ठीक है, या उसका खोज किसने किया, या हाल ही में कोई जेनेटिक इंजीनियरिंग या बायोटेक इंजीनियरिंग से खोज क्या रही है, किसने की है, किस संस्था ने की है। इस तरह के क्वेश्चन आपको बायोटेक में पढ़ना है। स्पेस में क्या पढ़ना है, जो मिशन नासा ने लॉन्च किए हो या किसी एजेंसी ने विशेष रूप से लॉन्च किए हो, चाहे वो लूनर मिशन हो या अपने देश की इसरो एजेंसी ने लॉन्च किए हो। ठीक है, जैसे मंगलयान हो गया, उससे जुड़े हुए उसकी तारीख, ठीक है, कहाँ से लॉन्च किया गया, इस तरीके से पूछता है। तो यहाँ पे लोक सेवाओं की स्ट्रेटजी क्या होती है, आपको कंफ्यूज करना। ठीक है, कि डेट गलत दे सकता है, ठीक है, या वो एजेंसी गलत दे देगा जिसने उसको लॉन्च किया हो। तो ये चीज आपको स्पेस टेक्नोलॉजी में ध्यान रखनी है। डिफेंस में ज्यादातर जो है आपकी मिसाइल पूछ देगा, ड्रोन, जैसे एक रुद्रम ड्रोन पूछा था। ठीक है, किसी हेलीकॉप्टर का विकास हुआ हो या किसी और मिसाइल टेक्निक का विकास हुआ हो या डेवलपमेंट हुआ हो, उस तरीके की चीजों को साइंस टेक्नोलॉजी में रखता है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। सेग्रीगेशन आप जितना बेटर तरीके से करोगे ना, उतने अच्छे तरीके से करंट अफेयर को आप डिकोड कर पाओगे। ये चीज ध्यान रखिए। ठीक है, अब बात आती है संक्षिप्तियों की। ठीक है, संक्षिप्तियों में सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे मैंने बताया, सबसे ज्यादा वेटेज संक्षिप्तियों होता है, लगभग 10 से 12 क्वेश्चन संक्षिप्तियों के होते हैं। ठीक है, जब संक्षिप्तियों में देखेंगे तो आपको क्या पढ़ना है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। जैसे कोई चर्चित व्यक्ति रहा, चर्चित दिवस रहा, ठीक है, ऑपरेशन अभ्यास पुस्तक, ठीक है, कोई व्यक्ति रहा हो चर्चित, ठीक है, दिवस पूछता है मिक्स करके, उसकी थीम्स पूछ देगा। ठीक है, कि फलाने दिवस की थीम क्या थी, बताओ इस बार ओजोन दिवस की थीम क्या थी। ठीक है, इस तरीके से आपको पूछ देगा, या आपको कोई मिशन पूछ देगा। ठीक है, मिशन पूछ सकता है। फिर आपकी पुस्तकें, एक पुस्तक क्वेश्चन रखता ही रखता है, ये बात फैक्ट है एकदम। ठीक है, एक व्यक्ति की पूछ देगा। ठीक है, कोई फेमस व्यक्ति हो जिसने कोई नया काम किया हो या नई नियुक्ति हो किसी ऑर्गेनाइजेशन, वो पूछ देगा। दिवस की डेट पूछ देगा या उसकी थीम पूछ देगा, मिक्स करा के मैच कराने को दे देगा। मिशन पूछेगा, ठीक है, कि फलाना मिशन बताओ, या अभियान हो गया, या कोई कार्यक्रम नया जोड़ रहा है, भारत जोड़ो अभियान हो गया, या आपका जैसे सागरमाला प्रोजेक्ट हो गया, इस तरीके से पूछ देगा। पुस्तकें रखेगा, एक कोई पुस्तक जो फेमस पुस्तक हुई हो, जैसे स्पीयर्स पूछा था एक बार। ठीक है, तो इस तरीके से वो रखेगा। ठीक है, अब ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। खेल कूद में ज्यादातर जो ऐसा देखा है ना, हम लोग क्या करते हैं, क्रिकेट के ऊपर ज्यादा फोकस रखते हैं कि भाई क्रिकेट जो है, क्रिकेट खेल है, बाकी सब खेल नहीं है। तो जो अभी तक के जो अनुभव हुए हैं, आप पीवाईक्यू उठा के देखिएगा करंट अफेयर्स के, वहां पे ज्यादातर जो पूछा है ना वो लॉन टेनिस, ठीक है, ज्यादातर लॉन टेनिस, ठीक है, बैडमिंटन, ठीक है, या फिर एथलेटिक्स। ठीक है, एथलेटिक्स या कभी कबड्डी वगैरह पूछ देता है, कोई भी दूसरे खेल। क्रिकेट से कभी नहीं पूछेगा, बहुत कम है, रेयर है क्रिकेट से पूछ दे। ठीक है, तो इस तरीके से फुटबॉल, लॉन टेनिस, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, बैडमिंटन या एथलेटिक्स। ठीक है, आपको हालांकि सरसी नजर रखनी है। अब इसमें क्या पूछता है कि विंबलडन ओपन है, ठीक है, या फ्रेंच ओपन है, वो किसने हराया या किसने जीता। ठीक है, या ऐसा पूछ देता है बैडमिंटन की फलाना चैंपियनशिप कहाँ हुई थी, या ओलंपिक के बारे में जो है वो पूछ सकता है। ओलंपिक अभी हाल ही में जैसे फीफा वर्ल्ड कप हुआ है, ठीक है, तो वो पूछ सकता है आपका कहाँ आयोजन हुआ था, या गोल्डन बूट किसे मिला, इस तरह के क्वेश्चन जो है, या गोल्डन बॉल किसे मिली, इस तरह क्वेश्चन वो खेलकूद में फ्रेम करता है। एक या दो क्वेश्चन रखेगा डेफिनेटली रखेगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन इससे, एक से दो क्वेश्चन इससे निश्चित आते हैं। पुरस्कार से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन। ठीक है, जैसा हमने बताया कि पुरस्कार से आपको कितने क्वेश्चन रखेगा, 2 से 3 क्वेश्चन। पुरस्कार भी 2 तरीके के होते हैं, अंतरराष्ट्रीय, ठीक है, और राष्ट्रीय पुरस्कार।
एक या दो क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय रखते, एक क्वेश्चन राष्ट्रीय से रखिएगा। अगर आप पीवाईक्यूज को देखेंगे तो ज्यादातर जो सवाल जो रखता है वो साहित्य से जुड़े हुए पुरस्कारों पे रखता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे ये पूछ देगा कि डैन डेन पुरस्कार किससे मिला, ठीक है, या आपसे पूछ देगा कि इस बार का सपोज जो नोबेल पुरस्कार किसे मिला, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का आता है, ठीक है। तो जब आप पीवाईक्यूज देखेंगे, हम आपको जब पढ़ाएंगे, जब आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे, तो उसमें ये सारी चीजें दी होंगी, खासकर पीवाईक्यू बेस पे। तो उसके बिहाफ पे जब आप करंट अफेयर पढ़ोगे ना, तो आपको देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कि मतलब मुझे क्या सही रीड करना है। आप इस पूरे को जितना बेटर तरीके डिकोड करोगे इसके अकॉर्डिंग, जैसे हमने बताया कि आपको 1 2 3 4 5 6 7 सेक्शन में करंट अफेयर को तोड़ देना है, ठीक है। टोटल कितने सेक्शन है इसके? 7 से 8 सेक्शन में आपको इस करंट अफेयर को तोड़ के पढ़ना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब एक जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है वो है कि साहब पढ़े कहाँ से। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी जो सोर्स होंगी, ठीक है, जो सोर्स होंगी वो या तो आप मंथली बेसिस पे कर लीजिए या एनुअल बेसिस पे कर लीजिए, ये चॉइस आपकी है, ठीक है। आप अगर चाहते हैं, अगर आपके पास बहुत टाइम है, हालांकि टाइम है नहीं, आपके पास बहुत टाइम है कि आप डेली करंट अफेयर मेंटेन करके कॉपी में लिखिए, वो भी आपकी चॉइस हो सकती है। लेकिन जो मेरा मानना है कि कोई टाइम कम है हमारे पास में, तो हमको 2 पैटर्न अपनाना चाहिए। एक तो हम मंथली बेसिस पे ले सकते हैं कोई भी एक मैगजीन, चाहे घटना चर्चा या प्रतियोगिता दर्पण, या फिर हमको एनुअल कंपाइलेशन पे जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब वहाँ पे एग्जाम देने जाते हैं ना, तो हमें कुछ बहुत ज़्यादा डाटा याद नहीं रहता है। जो हम पिछले 1 महीने में रिवाइज करके जाते हैं, हमें वही चीज़ें रिकॉल होती हैं, और वो चीज़ें हम करंट अफेयर की इसके अकॉर्डिंग रिकॉल करके जाएंगे। हम अपने नोट्स बनाएंगे, मैं आपको पर्सनली नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा, चाहे वो बजट के हो, चाहे सूचकांक के हो, चाहे इसके हो, ठीक है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों के हिसाब से भी मैं अपने पर्सनल नोट्स आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। और विदाउट एनी सिंगल पेनी, यानी किसी भी बिना कॉस्ट के, एकदम फ्री। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो कुछ भी होगा यहाँ पे फ्री होगा, ठीक है। आपको नोट्स पढ़ाना सब कुछ मैं प्रोवाइड कराऊंगा अपने बिहाफ पे, इस बात से आप निश्चिंत रहो। आपका काम है सिर्फ मेहनत करके पढ़ाई करना। और अगर मेरे किसी भी वीडियो से अगर फ़ायदा होता है, आपका प्रीलिम्स क्रैक होता है, तो मुझसे ज़्यादा खुशी कोई नहीं होगा, ठीक है। मेरी मेहनत तभी सफल होगी जब आपका एग्ज़ाम, प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्रैक होगा। प्रीलिम्स के बाद में हम मेंस की बात करेंगे, ठीक है, वो बात की बात है। अभी हमारा फोकस सिर्फ प्रीलिम्स के ऊपर है, ठीक है। 6 दिसंबर को हमारा फोकस है कि 6 दिसंबर को हमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का एग्ज़ाम क्रैक कराना, ये मेरा मिशन है, ठीक है। ओके, तो ये हमारा पहला सेक्शन है करंट अफेयर।